हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास सेवर में। आज हम बेस्ट क्लास सेवर में आज इस क्लास में हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और कुछ प्रमुख त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आप भी वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन है आज का कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नादिर शाह। ये है नादिर शाह। नादिर शाह जो है वो सैनिकों द्वारा दिल्ली के पूरे शहर को नष्ट कर दिया था और दिल्ली को लूट लिया था। वो शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन को जो है कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था, और कोहिनूर हीरा भी वो अपने साथ ले गया था। उसने 600 मिलियन रुपए के जौहरी, 10 मिलियन रुपए के सोने और 6 मिलियन रुपए की नकदी भी चुरा ली थी नादिर शाह ने। और नादिर शाह जो है वो 1748 1748 और 1767 1767 के बीच 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी बार इसने भारत पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नादिर शाह ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया था 1748 से लेकर 1767 के बीच। और ये कहाँ का था, कहाँ का निवासी था? तो ईरान का था नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। देखिए इसको याद करने का एक आसान ट्रिक भी है। बचपन में बीए किया, ब से बांग्लादेश हो जाएगा, च से चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से जो हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो साझा करता है भारत के साथ, वो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। नंबर 1 पे है बांग्लादेश, नंबर 2 पे है, सेकंड पे है चीन, और थर्ड पे तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान, और चौथे नंबर पर है नेपाल। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे। क्वेश्चन किसी भी तरह का इसमें पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है। तो ये जानना आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1929 वाले अधिवेशन में हुआ था। और किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और भी स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की सूची इसमें मेंशन है, और ये सारी जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मुंबई में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी किए थे। और वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1886 का कलकत्ता का जो है
कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी, 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, 1887 मद्रास का बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मुस्लिम जो वो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और उन्होंने मद्रास में 1887 के अधिवेशन में भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता की थी। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे भी सारे अधिवेशन जो हुए थे और उसमें अध्यक्ष कौन थे वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा, इस सूची में। तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। अगला है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किस वर्ष की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले जो है मांग किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940, 1940 में की थी। तो ये जो है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डेट, 23 मार्च 1940। इस प्रस्ताव को फजलू हक ने प्रस्तुत किया और खली कुजम्मा ने इसका अनुमोदन किया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसने प्रस्तुत किया था और किसने इसका अनुमोदन किया था। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोचों को कौन सा, जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोचों को जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, दिवस जो होते हैं उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। देखिए यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका नाम याद जरूर रखिएगा कि किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। तो इनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? त्यौहार से भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ओणम फेस्टिवल वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला में, केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है, रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकरल को 1903 में मेरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1896 में आज ही के दिन वैज्ञानिक हेनरी बेकरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला था। जितने भी पॉइंट्स इसमें आपको मैं बता रही हूँ ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है अभी ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आए। इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? कौन से वो विटामिन है, कौन सा वो विटामिन है जो जिसकी कमी के कारण खून का रुकाव बंद नहीं होता है, खून बहते ही जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता है, खून का जो बहाव होता है वो कम नहीं होता है। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं कट हो जाता है तो ब्लड बहुत फ्लो में निकलता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है
तो वो उसका रुकाव जो है वो बंद नहीं होगा और ब्लड निकलते जाएगा, इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस वजह से विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, इसका होना। तो रक्त का थक्का बनना मनुष्य के शरीर की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। यदि रक्त का थक्का ना बने तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। कभी कभी रक्त का थक्का बनना जानलेवा भी हो जाता है, जैसे मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग कई बार व्यक्ति को लगाग्रस्त बना देती है। अगला प्रश्न है कि छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। छऊ और पाइका जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि 126 घंटे नृत्य करके किस नर्तकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो कौन सी नर्तकी हैं जिन्होंने 126 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है वंदना। इनका नाम है वंदना। और वंदना ने 126 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये जो है नेपाल की हैं। कहाँ की हैं? नेपाल की हैं वंदना। 126 घंटे लगातार नृत्य करके सबसे लंबे समय तक नृत्य करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये पहले एक भारतीय महिला, केरल की महिला कलामंडलम हेमलता के पास थी, जिन्होंने 2011 में 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया था। मतलब वंदना से पहले ये जो रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड में जिनका नाम था, उनका नाम था कलामंडलम हेमलता, जो कि केरल की थी। इन्होंने 2011 में 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया था। अब इसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाली है नेपाल की वंदना, जो 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके अपना नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना ली हैं। अगला प्रश्न है कि भगोरिया और कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है। भगोरिया और कर्मा ये लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये जो लोक नृत्य है वो है मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल गोपाल, कली गोपाल व बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है। ये जो आपको लोक नृत्य इसमें आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अभी एग्ज़ाम्स में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, तो आगे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए कि नृत्य जो है आते हैं एग्ज़ाम में, लोक नृत्य। तो ये जो है अभी एग्ज़ाम में बहुत कम ही आया है, लेकिन आगे आने की इसकी बहुत संभावना है। तो ये जो नृत्य है खेल गोपाल, कली गोपाल व बिछुआ, वो असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का। ऑप्शन नंबर 2 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांडी जो है वो गोवा का है। गोवा का लोक नृत्य है मांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ये जो है युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो भारत में मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस अर्थात 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए देश भर में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2011 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2011 से मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगला प्रश्न है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी क्वेश्चन। तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। इसी दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी
शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। हर साल 6 अगस्त को परमाणु धमाके में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। इसकी जो आधारशिला है वो जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। यह आयोजन 1911 के दिल्ली दरबार में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार में हुआ था। और शहर की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर, सर एडविड लुटियन द्वारा बनाई गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन देश की नई राजधानी के रूप में किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। संविधान सभा में राजभाषा पर 3 दिन की लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। तो ये किस भाग में है? तो भाग 17 में है। और किस अनुच्छेद में? 343 से 351। तो ये आज का क्लास रहा, आज का वीडियो। क्वेश्चंस कैसे थे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें।